जो रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो 2014 से चल रहा है। तो जब हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स वगैरह से पूछते थे तो वो कहते थे कि ये सब कुछ नॉर्मल है, बिकॉज 2014 से ये वाली सिचुएशन चल रही है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। एक दिन सडनली हमें न्यूज़ आती है 20th के आसपास, हमारे जो सीनियर्स ऑफिशियल ग्रुप है वो कहते हैं कि यू शुड इमिजिएटली लीव खार्किव, आपको एकदम से छोड़ना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम बच जाएंगे या फिर हम मर जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि चलो फाइट बैक करते हैं, जो भी होगा बाद में देखी जाएगी कि क्या बचेंगे नहीं बचेंगे, वो तो बात की बात है। तो वो ये सोचते थे कि यहाँ पे इंडियंस क्यों आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गए थे वो लोग। ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਬਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ डिफेंस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀ? तो हम 3 लड़कियां थी, हमने 3 चाकू अपने पास रखे, हर एक के बैग में एक था। बाई चांस कुछ होता है तो हम अपना अटैक खुद कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो चॉइस था वो यही था कि हमें इंडिया में एडमिशन मिल जाए। कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता, अपनी कंट्री अपने पेरेंट्स के पास ही रहना चाहता है। लेकिन अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेटर होता, अगर हमें सीट्स मिल जाती, तो फिर डेफिनेटली हम बाहर वाली कंट्री की तरफ क्यों जाते हैं। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ MBBS ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਯਸ਼ਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ मन में चल रहा है? गए तो जब थे तो यही एक बस मन में एम था कि हमने MBBS करने जाना है, MBBS की डिग्री लेने जाना है। जब हम पहले साल गए तो ऑब्वियसली थोड़े चैलेंजेस होते हैं कि उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है, कैसे करना है, फ्रेंड्स बनते हैं नहीं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो फर्स्ट ईयर तो हमारा ऐसा रहा कि फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, हमने यूनिवर्सिटीज़ के तौर तरीके सीखे। सेकेंड ईयर में हमें थोड़ा उस चीज़ का एक्सपीरियंस आ गया कि हमने कैसे करना है, अब मेट्रो से ट्रैवल करना है, कैसे करना है। यहाँ पे तो क्योंकि ट्रैवल सब मम्मा पापा कर देते थे, वहाँ पे खुद आपने चीज़ें सीखनी है। उसके बाद वॉर वाली सिचुएशन हो गई, तो बहुत ज़्यादा एकदम से टेरिफाइंग सी सिचुएशन थी कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी और एकदम से सब कुछ सुनसान, सारी जगह पे कर्फ्यू लग गया है, कोई बाहर नहीं निकल रहा और बाहर जो निकल रहे हैं वो सिर्फ ट्रूप्स हैं। तो बहुत ज़्यादा डरने वाली सिचुएशन थी वहाँ पे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिसीजन लैन दे विच किस तरीके दे चैलेंज आए तुहाडे कोल कि की हुण करना चाहिए और की नहीं करना चाहिए? जो रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो 2014 से चल रहा है। तो जब हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स वगैरह से पूछते थे तो वो कहते थे कि ये सब कुछ नॉर्मल है, बिकॉज 2014 से ये वाली सिचुएशन चल रही है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। जनवरी में एक एडवाइजरी लॉन्च हुई, इंडियन एम्बेसी ने कहा कि जो जिनका काम नहीं है यूक्रेन में वो निकल जाएँ। तो हमने यूनिवर्सिटी से बोला कि हमें ऐसे इंडियन एम्बेसी से एडवाइजरी आई है, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, बिकॉज हमारा दूसरा सिस्टम होता है, वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है, तो हम अगर क्लासेस नहीं जाएं तो फ़ाइन लगा देते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम क्लासेस अटेंड करेंगे, बिकॉज टीचर्स उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए मान नहीं रहे थे, वो कहते ऑफलाइन मोड में लगाओ। उसके बाद एक दिन सडनली हमें न्यूज़ आती है 20th के आसपास, हमारे जो सीनियर्स ऑफिशियल ग्रुप है वो कहते हैं कि यू शुड इमिजिएटली लीव खार्किव, आपको एकदम से छोड़ना पड़ेगा। तो उसी टाइम हम सारे जो 5 फ्रेंड्स थे हमने टिकट्स बुक करवाई। हमारी 24th की फ़्लाइट बुक हुई, एयर इंडिया चार्टर्ड फ़्लाइट थी एंड वो 61,000 की हो रही थी, बिकॉज नॉर्मल फ़्लाइट्स बीच में न्यूज़ आ रही थी कि एयर स्पेस बंद हो गया यूक्रेन का, तो नॉर्मल फ़्लाइट्स आ नहीं रही थी। एंड फिर हमने फ़्लाइट करवाई, लेकिन जैसी फ़्लाइट के लिए पहुँचे एयरपोर्ट पर तो ये सब सिचुएशन हो गई वहाँ
पे रशियन आर्मी और स्नूपर डॉग्स, बहुत ज़्यादा डर डर गए थे हम लोग। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ कॉन्फिडेंस इस माहौल ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? बस वहाँ उस टाइम पे ये था कि हम सारे फ्रेंड्स साथ में यूनिटी दिखाई हमने, एंड ये था कि बस यहाँ से निकलना है बाहर, कैसे भी करके निकले। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम बच जाएंगे या फिर हम मर जाएंगे, लेकिन हमने कहा कि चलो फाइट बैक करते हैं, जो भी होगा बाद में देखी जाएगी कि क्या बचेंगे नहीं बचेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन क्योंकि हमारा सारा ग्रुप था इकट्ठे, तो हमने कहा कि नहीं, हर एक बंदे के पास एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कॉल्स कर रही थी एम्बेसी में, जितने भी, क्योंकि मेरे चाचू जो हैं वो आर्मी में हैं, तो उनके साथ कांस्टेंट में टच में थी, वो बताते थे कि किस बंदे से इस टाइम पे बात करनी है। दीदी के साथ मैं कांस्टेंट टच में थी, तो वही सब बच्चे बोल रहे थे कि बस यष्टि बात करेगी आगे, तो मैं सबसे बात कर रही थी, एंड बच्चों को था कि बस निकलना है अब यहाँ से, कैसे भी करके निकले। एंड ये मैटर नहीं करता कि किसने लीड रोल लिया है, ये मैटर करता है कि सबने यूनिटी दिखा के हम निकले हैं वहाँ से बाहर। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? जब तक तो हम अपनी डिग्री कर रहे थे, मतलब जब तक हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब तक तो यूक्रेनियंस बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते थे। लेकिन जब हमने, जैसे मैंने बताया था, ट्रेन में जब हमने चढ़ना था, कीव से लवीव जाना था, तो उस टाइम पे यूक्रेनियंस का जो बिहेवियर था वो एकदम से चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, बिकॉज इस टाइम पे ये सिचुएशन है कि सबको अपनी जान बचानी है, तो वो ये सोचते थे कि यहाँ पे इंडियंस क्यों आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गए थे वो लोग। हाँ जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ डिफेंस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀ? हमारे पास ये न्यूज़ आ रही थी कि लड़कियों को, मतलब बहुत सारी बीच में वॉर क्राइम्स होते हैं, तो ये न्यूज़ आ रही थी कि लड़कियों को अलग से लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे लेके, मतलब बहुत सारे र्यूमर्स भी फैल रहे थे। तो जिस हॉस्टल में हमें रोका था, जिस दिन हमने निकलना था, तो हमने अपने साथ वाले जो नेबर्स वगैरह थे उनसे मांगा, चाकू वगैरह मांगा, मसाले मांगे कि अब तो किसी को भी चाहिए नहीं होगा, अब तो सारे ही निकल रहे हैं। तो हम 3 लड़कियाँ थी, हमने 3 चाकू अपने पास रखे, हर एक के बैग में एक था। हमने लाल मिर्च के पाउडर्स छोटे छोटे बना के रखे थे, काली मिर्च एंड परफ्यूम्स रखे थे। तो बाई चांस ऐसा होता है कि क्योंकि तो हमारे साथ लड़के थे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर बाई चांस फ्यूचर में ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों को सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास एटलीस्ट हमारा सेल्फ डिफेंस है कि बाई चांस कुछ होता है तो हम अपना अटैक खुद कर सकते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ? शौक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से मजबूरी थी, बिकॉज इंडिया का थोड़ा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें सीट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। हमारे साथ साथ के बच्चे, मेरे भी 93% आए हुए हैं, एंड 12th में आई वाज द टॉपर ऑफ द स्कूल, लेकिन फिर भी ड्यू टू सम रीज़न्स हमें एडमिशन नहीं मिल पाई। मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे, मेरे एक फ्रेंड के 600 में मार्क्स थे नीट में आउट ऑफ 720, लेकिन उसको भी वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाई। तो सब यही बोलते थे कि जनरल कैटेगरी में होने का नुकसान ही है कि हमारे पास सीट्स नहीं अवेलेबल, सीट्स इतनी कम है, कोटास की वजह से सारी सीट्स भर जाती हैं, सीट्स बाकी बच्चों को कम मिलती हैं। एंड उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो करोड़ों में डिमांड करते हैं कि आप 1 करोड़ लाओ, 1 करोड़ का पैकेज देते हैं कि 1 करोड़ लाओ एंड आपको सीट दे देंगे। तो उससे ज़्यादा इंडिया गवर्नमेंट के प्रबंध की गल कर रहे हैं। हाँ जी, इंडियन गवर्नमेंट। तो इससे ज़्यादा हमें जो बेनिफिशियल लगा वो यूक्रेन का लगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी कम है, वहाँ पे सब कुछ सेम है, लेकिन वहाँ पे फ़ीस बहुत कम है। तो हमें लगा कि अगर हमें इतने कम पैसों में मिल सकता है एंड हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं, तो वाई नॉट, हम ऐसी कंट्री में ज़रूर जाना चाहेंगे जहाँ पे हमें एडमिशन मिल ਤੁਹਾਨੂੰ जाए। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? बिल्कुल, हम तो फर्स्ट हमारा जो चॉइस था वो यही था कि हमें इंडिया में एडमिशन मिल जाए। कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता, अपनी कंट्री अपने पेरेंट्स के पास ही रहना चाहता है। लेकिन अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेटर होता, अगर हमें सीट्स मिल जाती, तो फिर डेफिनेटली हम बाहर वाली कंट्री की तरफ क्यों जाते हैं। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
एक ही है कि स्ट्रेंथ और यूनिटी बना के रखो, बिकॉज एट लास्ट कोई कुछ भी काम नहीं आता, पेरेंट्स वहाँ पे नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, ग्राउंड रियलिटी हमें पता है कि हमने कैसे फेस करना है। तो स्ट्रेंथ बना के रखो, यूनिटी में सब कुछ करो। ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन है कि सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को साइड पे रख के हमने बस ये देखना है कि हम वहाँ पे एंड अपना जो गोल है हमारा कि इंडिया पहुँचना है, वहाँ पे कैसे पहुँचे, एंड सबके डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। ਟਾਈਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।